हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो जैसा कि जी स्कोर में आपको ये क्वेश्चन सिग्नल सिस्टम का मिल गया होगा, डेफिनेटली मिल गया होगा। आप में से बहुत लोगों ने ट्राई भी किया होगा, बहुत लोगों का सोल्यूशन सही भी आया होगा। तो अभी हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि इसका सिंपलेस्ट या सिंप्लीफाइड अप्रोच क्या होना चाहिए। और इस तरह के क्वेश्चन गेट में आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। और एक चीज मैं और बता देना चाह रहा हूं, जो लोग भी जेनिक लाइव ऐप पे ये क्वेश्चन आपको एक दिन पहले मिल जाता है और इसका सलूशन पोस्ट होने से पहले जी स्कोर का, जी कोर का, जी क्विज का सलूशन यूट्यूब पे पोस्ट होने से पहले जेनिक लाइव ऐप पे जब क्वेश्चन आ जाता है उसमें आप डेफिनेटली पार्टिसिपेट करिए। उन क्विजेज के अपने से सॉल्व करके आंसर वहां पे डालिए। उसके बेसिस पे हम लोग एक रैंकिंग बना रहे हैं जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और 24 दिसंबर जो आने ही वाला है ना, 24 दिसंबर को बेहतरीन हम लोगों का नया प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है और उसमें हम बहुत कुछ गिव अवेज और ऑफर्स भी देने वाले हैं। और स्पेशली उन स्टूडेंट को जो हमारे क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो भी कुछ ना कुछ गिव अवेज आपको बेटा मिलेगा। और आप अच्छी रैंकिंग ला रहे हो तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है, तो उसको मिस मत करो। और 5 मिनट के लिए क्विज ओपन होता है, कोई भी क्वेश्चन आप खोलते हो तो आपको यहां से टाइम मैनेजमेंट भी सीखने को मिलेगा कि एक अच्छे क्वेश्चन को एक गिवन टाइम फ्रेम में प्रेशर में कैसे सॉल्व करते हैं। उसमें अगर सॉल्व कर रहे हो तो आप अपनी अगर गलतियां हो जा रही हैं उस टाइम फ्रेम में, मतलब एग्जाम में होने के चांसेस हैं, क्योंकि आपको टाइम लिमिटेड मिलेगा। तो गलतियां आपको रिपीट नहीं करनी है, उन्हीं गलतियों पे काम करना है। और ये क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल होंगे, आप गेट एग्जाम में जब अपीयर होने जाओगे तो देखना बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक है ना, एकदम गेट टाइप के। तो चलो, आपने जो भी क्वेश्चन जैसे भी सॉल्व किया, हम देखते हैं इसका सबसे सिंप्लीफाइड अप्रोच क्या है। आंसर तो मैच कर ही लेना, उसके बाद जरूर देखना कि सॉल्यूशन कितने सिंप्लीफाइड तरीके से हो सकता है, कितना सिंप्लीफाइड अप्रोच इस टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। वो प्रोसेस आपको बहुत हेल्प करेगा। चलो डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। चलिए ठीक है। A signal x of t has Fourier transform x of j omega and the time domain signal x of t is given as this. The value of integration minus infinity to infinity x of j omega sin 2 omega upon omega e की पावर माइनस j omega d omega will be। तो अगर ध्यान से देखो, आपको x of j omega जो xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म है उसको यहां बहुत सारा लिखो, फिर इस इंटीग्रेशन को करो, है ना। तो 2-3 अप्रोच हैं। बहुत लोगों ने पहला अप्रोच क्या सोचा होगा, सर सिग्नल एक्स ऑफ टी गिवन है, इसका लेट से एक्स ऑफ जे ओमेगा फाइंड आउट कर लेते हैं, उस एक्स जे ओमेगा को यहां पुट अप करते हैं, फिर सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। दैट मेथड कुड बी अ लेंथियर मेथड, है ना। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज का कितना बेहतरीन यूटिलाइजेशन हो सकता है। अगर ध्यान से देखो, इसको मैं अगर वाई ऑफ जे ओमेगा मान लू, इस चीज को, क्योंकि इसको मैं y ऑफ जे ओमेगा क्यों मान रहा हूं, इसको मैं लेट से मान लेता हूं y ऑफ जे ओमेगा। तो ये क्या लिखा हुआ, ये इंटीग्रेशन ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। मुझे जो i निकालना इंटीग्रेशन, वो क्या लिखा हुआ है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी y ऑफ जे ओमेगा ई की पावर माइनस जे ओमेगा डी ओमेगा। अब चलो y ऑफ जे ओमेगा ई की पावर माइनस जे ओमेगा डी ओमेगा, ओमेगा डोमेन में y ऑफ जे ओमेगा का इंटीग्रेशन आपके इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म को थोड़ा सा रिकॉल करो, बेहतरीन तरीके से इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म को अगर रिकॉल करो, इस तरह के इंटीग्रेशन आएंगे। या तो फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज होगा या इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज होगा। इस तरह के इंटीग्रेशन में जो एरिया प्रॉपर्टी आप पढ़ते हो फोरियर ट्रांसफॉर्म की, वहां से ये क्वेश्चन है, बस उसको एक लेवल थोड़ा सा अप कर दिया गया। तो अगर देखो ध्यान से, y ऑफ जे ओमेगा ई की पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा, अगर ध्यान से देखो, एक इंटीग्रेशन इस जैसा होता है। क्या होता है, y ऑफ जे ओमेगा ई की पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा, है ना, और यहां 1/2 पाई होता है, तो ये इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ y जे ओमेगा होता है। तो अगर मैं y ऑफ जे ओमेगा का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म yt मान लूं तो इट कुड बी रिटन एज 1/2 पाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी y ऑफ जे ओमेगा ई की पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा। ओमेगा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे, लिमिट रख देंगे ओमेगा की माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी, तो ओमेगा गायब हो जाएगा, ये टी का फंक्शन आ जाएगा और वही y ऑफ टी हो जाएगा, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ जे ओमेगा। अब देखो ये तो yt हो गया। अब अगर मैं t की वैल्यू लेट से इस इक्वेशन में -1 रख दूं तो यहां e की पावर माइनस जे ओमेगा आ जाएगा कि नहीं। t की जगह अगर -1, तो ये इस वाले इंटीग्रेशन को अप्रोच करने लगेगा कि नहीं। तो ध्यान से देखो, y ऑफ -1 अगर मैं निकाल दूं, t की जगह -1 रख दूं, तो दोनों जगह
और t यहां पे कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये ओमेगा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, और t की वैल्यू अगर यहां -1 रख दोगे तो राइट साइड में भी t की वैल्यू -1 हो जाएगी, हर जगह जहां जहां t है। तो ऑब्वियस सी बात है, तो y ऑफ j ओमेगा e की पावर -j ओमेगा d ओमेगा। समझ में आई बात? तो अब अगर ध्यान से देखो, जो आपका इंटीग्रेशन है -i की वैल्यू अगर मैं कहूं जो ऊपर लिखा हुआ है, सो दिस i कुड बी रिटन एज 2 पाई y ऑफ -1 लिख सकता हूं कि नहीं? ध्यान से देखो, ये -∞ y j ओमेगा, यही तो i है, तो i अपॉन 2 पाई इज y ऑफ -1, सो i इज 2 पाई इंटू y ऑफ -1। मुझे y ऑफ -1 की वैल्यू निकालनी है, जहां पे यानी कि अगर मैं yt निकाल लूं तो मुझे y ऑफ -1 आ जाएगा, और यहां वैल्यू पुट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। और yt होगा क्या बेटा? y ऑफ j ओमेगा क्या है पहले देखो, x ऑफ j ओमेगा इंटू साइन 2 ओमेगा अपान ओमेगा, ये प्रोडक्ट है। अगर देखो साइन 2 ओमेगा अपान ओमेगा, ध्यान से देखो, y ऑफ j ओमेगा इज प्रोडक्ट ऑफ टू फोरियर ट्रांसफॉर्म्स, x ऑफ j ओमेगा इंटू साइन 2 ओमेगा अपान ओमेगा को मैं h ऑफ j ओमेगा मान लेता हूं। तो अगर ध्यान से देखो तो y ऑफ j ओमेगा इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ x j ओमेगा एंड h ऑफ j ओमेगा। एंड अगर इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो आपको पता है कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन रिजल्ट्स इनटू मल्टीप्लिकेशन इन ओमेगा डोमेन। तो ये आपका ये होगा क्या? xt कन्वोल्यूशन h ऑफ t होगा कि नहीं? बताओ ध्यान से। तो ये y ऑफ j ओमेगा का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म बेसिकली x ऑफ j ओमेगा का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म xt कन्वोल्यूशन विद sin 2 ओमेगा अपॉन ओमेगा का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म st, इन दोनों के कन्वोल्यूशन का रिजल्ट होगा इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म y ऑफ t। क्योंकि अब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो yt का y ऑफ j ओमेगा, xt का x ऑफ j ओमेगा, ht का h ऑफ j ओमेगा, तो y ऑफ j ओमेगा, x ऑफ j ओमेगा, h ऑफ j ओमेगा आ जाएगा कि नहीं? ठीक है ना? तो अब देखो ध्यान से, पहले मैं h ऑफ t निकाल लेता हूं। xt तो मुझे पता है, ht मुझे पता चल गया तो मेरा इजीली आंसर आ जाएगा कन्वोल्यूशन से, फिर मैं yt पता कर लूंगा। तो यहां तक आई होप किसी को दिक्कत नहीं होगी। मैं यहां पे मिटा देता हूं, ये आंसर हमने लिखा है ना, तो मैं सोल्यूशन सॉल्व करने के लिए यहां पे मिटा देता हूं। तो आपका आ क्या गया? हमें y -1 चाहिए, जो कि क्या है? xt कन्वोल्यूशन ht, और जहां पे आपका ht इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है h ऑफ j ओमेगा, जो कि h ऑफ j ओमेगा कितना है? h ऑफ j ओमेगा को लिखते हैं बेटा। तो अगर ht पता चल जाए, xt ऑलरेडी गिवन है, इन दोनों के कन्वोल्यूशन से मैं y ऑफ -1 निकाल सकता हूं, yt निकाल लूंगा, t की वैल्यू -1। अब मैं कन्वोल्यूशन में क्यों इंटरेस्टेड हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा, बड़ा सिंपल है। ये जितने स्टेप मैंने बताए आप दिमाग में कर सकते थे, मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए बता रहा हूं। तो h ऑफ j ओमेगा है साइन 2 ओमेगा अपान ओमेगा। आपको पता है ये सैंपलिंग फंक्शन जैसा है, साइन टी अपान टी फॉर्म, साइन ओमेगा अपान ओमेगा फॉर्म का हो तो हम सैंपलिंग फंक्शन बना लेते हैं या सिंक फंक्शन। और हमें पता है रेक्ट फंक्शन अगर टाइम डोमेन में लेंगे तो सिंक फंक्शन या सैंपलिंग फंक्शन मिलेगा ओमेगा डोमेन में, और सिमिलरली उल्टा है, अगर हम सैंपलिंग फंक्शन या सिंक फंक्शन लेते हैं टाइम डोमेन में तो रेक्ट फंक्शन मिलेगा ओमेगा डोमेन में। ये हमें पता है, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है। सैंपलिंग या सिंक फंक्शन एक डोमेन में लोगे तो दूसरे में रेक्ट मिलेगा, है ना, उल्टा होता है। और सिंक स्क्वायर अगर आ गया है सैंपलिंग का स्क्वायर तो हमें ट्रायंगुलर फंक्शन मिलता है दूसरे डोमेन में। ये दोनों चीज हमेशा दिमाग में बैठा के रखो, बहुत काम की चीजें, हमेशा एग्जाम में आती हैं और आती रहेंगी आगे, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा। इसको मैं सैंपलिंग फंक्शन में बदलता हूं तो साइन 2 ओमेगा अपान 2 ओमेगा को मैं लिखूंगा सैंपलिंग फंक्शन ऑफ 2 ओमेगा, क्योंकि सैंपलिंग फंक्शन ऑफ 80 इज साइन 80 अपान 80 होता है। तो 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, तो यह आ जाएगा 2 सैंपलिंग फंक्शन ऑफ 2 ओमेगा। अब आपको पता है रेक्ट फंक्शन का हम फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे लिखते हैं। अगर रेक्ट फंक्शन में टाइम डोमेन में ले लूं तो मैं st फाइंड आउट करने जा रहा हूं कि st होना क्या चाहिए। अब देखो हमें क्या चाहिए, ऐसा st चाहिए जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ये आ जाए। आप मुझे बताइए, अगर मैं -a से a में एक b यूनिट वाला रेक्ट फंक्शन ले लूं तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है सैंपलिंग फंक्शन के फॉर्म में। रेक्ट का सैंपलिंग फंक्शन आता है, पढ़ा चुका हूं, है ना। तो देखो इस रेक्ट का एरिया, है 2ab, देखो -a से a 2a और हाइट b 2ab एरिया इनटू सैंपलिंग फंक्शन ऑफ ओमेगा इनटू विड्थ बाई 2 होता है, विड्थ बाई 2, टोटल विड्थ कितनी है 2a, बाई 2 करोगे तो आ जाएगा a, ये होता है। अब मुझे चाहिए सैंपलिंग फंक्शन ऑफ ओमेगा इंटू क्या 2, मतलब a की जगह क्या चाहिए 2 चाहिए, तो ये आ गया -2, ये आ जाएगा 2। तो
सैंपलिंग फंक्शन ऑफ ओमेगा इंटू विड्थ बाई 2, विड्थ है 4 बाई 2 करोगे तो 2, देखो सैंपलिंग फंक्शन ऑफ 2 ओमेगा मिल गया। और यहां चाहिए 2, मतलब ये टोटल एरिया होना चाहिए 2, है ना, ये एरिया होता है ना बाहर जो आपका मल्टीप्लीकेशन एम्पलीट्यूड का। तो ये -2 से 2 4, ये हाइट कितनी कर दें कि ये टोटल 2 आ जाए। अगर हाइट को 1/2 कर दूं तो 4 इंटू 1/2, 4 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये मैं कर देता हूं 1/2 भाई साहब। तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्ट इज 2 सैंपलिंग फंक्शन ऑफ ओमेगा इंटू विड्थ बाई 2। तो देखो आपका एच ऑफ टी मिल गया, आपका एक्स ऑफ टी मिला हुआ है, मुझे वाई टी मिलना चाहिए और वाई ऑफ -1 फाइंड आउट करके मैं आंसर फाइंड आउट कर लूंगा। अब देखो वाई ऑफ टी मैं क्या लिखूंगा, वाई ऑफ टी इज एक्स टी। देखो कन्वोल्यूशन और फोरियर ट्रांसफॉर्म दोनों का नॉलेज होना चाहिए था आपका, और इस तरह के क्वेश्चन आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो, बड़े प्यारे क्वेश्चन होते हैं ना। एक्स टी कन्वोल्यूशन एच ऑफ टी, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, कन्वोल्यूशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है क्या, एक्स ऑफ टाउ एच ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ, या इसी को लिख सकते हैं माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एक्स ऑफ टी माइनस टाउ एच ऑफ टाउ डी टाउ, है ना। दोनों तरह से लिख सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो मैं ये वाला प्रीफर करूंगा कि ये वाला प्रीफर करूंगा। मेरा यक्स वाला, ये देखो शिफ्टेड सिग्नल है, ये शिफ्टेड सिग्नल है, और ये वाला एक्स टाउ का अनशिफ्टेड वर्जन है, एक्स टी या एक्स टाउ का अनशिफ्टेड वर्जन। तो देखो जबकि जो एस टी सिग्नल है यहां शिफ्टेड फॉर्म में, यहां नॉन शिफ्टेड फॉर्म में, ये टाउ है, टी नहीं है, ये टाउ है ना, ये नॉन शिफ्टेड फॉर्म में है। तो किसका शिफ्टेड फॉर्म लेना ज्यादा इजी है, देखो रेक्ट को शिफ्ट करना ज्यादा इजी है, ये वाले में देखो ट्रायंगल भी है रेक्ट भी है, तो इसको शिफ्ट करना थोड़ा सा मुश्किल ज्यादा आएगा, रेक्ट को इधर उधर शिफ्ट करना ज्यादा इजी है। तो मैं कौन सा फार्मूला प्रीफर करूंगा, ये वाला। ये सब दिमाग में आपके लॉजिक आना चाहिए, तो मैं ये फार्मूला प्रीफर करूंगा, रेक्ट वाले को शिफ्ट करना मेरे लिए ज्यादा इजी है। मुझे क्या वैल्यू चाहिए बेटा, y ऑफ -1, तो t की जगह मैं -1 रख देता हूं, y ऑफ -1 क्या हो जाएगा, t की जगह -1 रख दोगे तो देखो x ऑफ टाउ एच ऑफ -1 माइनस टाउ डी टाउ, यही इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। और आधे लोगों को यही इंटीग्रेशन परफॉर्म करने में हाथ पांव फूल जाएंगे, जबकि ये सबसे सिंपल है। जब भी कोई yt है वो xt और st का कन्वोल्यूशन है, और yt की वैल्यू किसी टाइम इंस्टेंट पे निकालनी है, तो सीधे कन्वोल्यूशन फार्मूले में t की वो वैल्यू रख दो। अब देखो ये पूरा टाउ का फंक्शन आ गया, टाउ के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, फिर टाउ की लिमिट इंफिनिटी रख दोगे, टाउ गायब, लोअर लिमिट -इंफिनिटी रख दोगे, टाउ गायब, ये कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा y ऑफ -1 की। सिंपल सी बात है। हमें x ऑफ टाउ तो पता है, देखो xt पता है, मतलब x ऑफ टाउ पता है, बस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को टाउ कर दें, यहां टाउ कर दें भाई साहब। xt अगर ये है तो x टाउ यही होगा, t की जगह बस टाउ आ गया। हमें दो सिग्नल का यहां प्रोडक्ट है, x टाउ का और h ऑफ -1 माइनस टाउ का। xt ये है तो h ऑफ टाउ कितना होगा, पहले टाउ में बदल लेते हैं ना, ये h ऑफ टाउ आ गया, है ना, t की जगह हमने टाउ रख दिया तो h ऑफ टाउ। हमें क्या चाहिए, h ऑफ माइनस टाउ -1। देखो एच ऑफ माइनस टाउ जब निकालोगे तो टाउ की जगह माइनस टाउ रखोगे, एच ऑफ माइनस टाउ क्या हो जाएगा बेटा, देखो एच ऑफ माइनस टाउ कैसे निकालोगे, -1 की स्केलिंग किए तो एच टाउ में टाउ की जगह -1 रख दिए तो एच ऑफ माइनस टाउ आ गया। और जब भी टाउ को माइनस टाउ से रिप्लेस करते हो या -1 की स्केलिंग करते हो, आप मिरर इमेज लेते हो अबाउट वाई एक्सिस, है ना, तो आप मिरर इमेज लो अबाउट वाई एक्सिस, जो लेफ्ट में है वैसा ही राइट में है, तो मिरर इमेज लेने के बाद यही रह जाएगा कि नहीं, एच ऑफ माइनस टाउ एच ऑफ टाउ के बराबर ही हो जाएगा। ध्यान से देखो तो, है ना, ये इवन सिग्नल दिख रहा है, क्योंकि मिरर इमेज जब लोगे तो जो -2 से 0 में है 0 से 2 में आ जाएगा ऐसा ही, और जो 0 से 2 में हो 0 से -2 में आ जाएगा, एकदम ऐसा आ जाएगा। आपको चाहिए एच ऑफ माइनस टाउ -1, तो आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्टिंग करनी पड़ेगी +1 की, है ना, शिफ्टिंग करनी पड़ेगी +1 की। तो टाउ को रिप्लेस करोगे टाउ +1 से, है ना, तो माइनस टाउ मैप हो गया टाउ +1 से। टाउ को रिप्लेस करना या टी को रिप्लेस करना t प्लस टी नॉट से या t माइनस टी नॉट से, इज कॉल्ड एज स्केलिंग। तो टाउ को रिप्लेस करो टाउ प्लस टाउ नॉट से, दैट इज कॉल्ड एज स्केलिंग एंड इट इज कॉल्ड एज एडवांस स्केलिंग। प्लस अगर टाउ प्लस टाउ नॉट कर रहे हो, टाउ माइनस टाउ नॉट कर रहे हो तो डिलेइंग कर रहे हो, है ना। तो यहां क्या आ जाएगा, एच ऑफ टाउ की जगह टाउ +1 यहां मैप किया ना, तो राइट हैंड साइड में भी टाउ टाउ +1 से, तो देखो एच ऑफ माइनस टाउ -1 आ जाएगा, जो कि एच ऑफ टाउ +1 के बराबर है। तो मैं इसको देखो क्या लिख सकता हूं ध्यान से, -इंफिनिटी टू इनफिनिटी एक्स ऑफ टाउ एच ऑफ टाउ +1 डी टाउ। ये इवन सिग्नल था इसलिए ऐसा आ गया।
एच ऑफ टाउ प्लस वन, एच ऑफ टाउ प्लस वन क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो, 1 यूनिट की लेफ्ट साइड शिफ्टिंग, टाउ को टाउ प्लस टी नॉट से रिप्लेस करना या टाउ प्लस टाउ नॉट से, मतलब टाउ नॉट की लेफ्ट साइड शिफ्टिंग करना, इसी को एडवांसमेंट करते हैं। तो 1 यूनिट से लेफ्ट साइड शिफ्ट करो, ये कहां से कहां आ जाएगा, -3 से, -2 वाला पॉइंट 1 यूनिट से शिफ्ट होके -3 पे आ जाएगा, 2 वाला पॉइंट शिफ्ट होके कहां पे आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये -3 से 1 में ये है एच ऑफ टाउ प्लस 1, इसको मैं मान लेता हूं पी टाउ, ये भी तो एक सिग्नल है ना, टाउ एच ऑफ टाउ प्लस 1 एक सिग्नल पी टाउ सिग्नल है, मान सकता हूं कि नहीं। जो एच टाउ का शिफ्टेड वर्जन है, एच टाउ सिग्नल ये था, उसमें 1 यूनिट की शिफ्टिंग करी तो हमें एक अनदर सिग्नल पी टाउ मिल गया जो एच ऑफ टाउ प्लस 1 के बराबर है। ध्यान से देखो, ये 1/2 है, एम्पलीट्यूड में तो शिफ्टिंग होती नहीं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं बेटा, आपको कन्वोल्यूशन जितना अच्छे से आता होगा वो इतना इजी से ये क्वेश्चन कर लेगा। एच ऑफ टाउ प्लस 1, एच ऑफ टाउ प्लस 1 देखो क्या है, पी ऑफ टाउ डी टाउ, है ना, और यही पी ऑफ टाउ है जो यहां लिखा है। तो आपको दो सिग्नल का प्रोडक्ट करना है और प्रोडक्ट करके इंटीग्रेट करना। अब देखो ध्यान से, दो सिग्नल का जब भी प्रोडक्ट कर रहे हो तो अगर एक भी सिग्नल जहां 0 हुआ, प्रोडक्ट 0 आ जाएगा कि नहीं। अब ध्यान से देखो, 1 से ज्यादा के लिए पी टाउ 0 है, टाउ की वैल्यू 1 से ज्यादा के लिए, ये एक्सिस टाउ एक्सिस है, ये भी टाउ एक्सिस है, दोनों को टाउ के रिस्पेक्ट में, टाउ की वैल्यू जब 1 से ज्यादा, और ये इंटीग्रेशन भी टाउ के रिस्पेक्ट में है, टाउ की लिमिट है, टाउ की वैल्यू जब 1 से ज्यादा है भाई साहब, तो पी टाउ तो 0 है, और 1 से लेके 2 तक एक्स टाउ तो नॉन 0 है, लेकिन 1 से 2 के बीच में जब पी टाउ 0 है बेटा, तो एक्स टाउ इंटू पी टाउ क्या हो जाएगा, 0, और अगर प्रोडक्ट 0 तो इंटीग्रेशन 0, मतलब टाउ की वैल्यू 1 से ज्यादा के लिए ये इंटीग्रेशन 0 आएगा 100%, क्योंकि प्रोडक्ट 0 है। पहली बात, 2 के आगे तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो टाउ की वैल्यू 1 से ज्यादा के लिए ये इंटीग्रेशन 0 आएगा फॉर श्योर। हमें -इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में ये इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है, सो फॉर टाउ ग्रेटर देन 1 दिस इंटीग्रेशन इज 0, लेकिन हमें -इंफिनिटी से इंफिनिटी टोटल इंटीग्रेशन निकालना है, तो 1 से इंफिनिटी के लिए तो इंटीग्रेशन 0, बाकी क्या बच गया, लेस देन 1 या -इंफिनिटी से 1 के बीच का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखो -3 से -1 के बीच में, यहां कोई -1 पॉइंट होगा, -3 से -1 के बीच में आपका पी टाउ तो नॉन 0 है, उसकी वैल्यू 1/2 है, लेकिन -3 यहां पॉइंट होगा ना, -3 से -1 के बीच में एक्स टाउ क्या है, 0 है। अगर ध्यान से देखोगे तो -3 से -1 के बीच में ये प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0, और इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। -3 से लेस के लिए ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो -3 से क्या होगा, -इंफिनिटी तक ये भी 0, ये भी 0, प्रोडक्ट 0, तो ये इंटीग्रेशन 0, ठीक है। यानी कि -इंफिनिटी से -1 तक ये प्रोडक्ट 0 है, सिंपल सी बात है, तो ये इंटीग्रेशन 0। 1 से इंफिनिटी के लिए पी टाउ 0 है तो भी ये प्रोडक्ट 0 है, तो भी इंटीग्रेशन 0। ये प्रोडक्ट नॉन 0 कब है, -1 से 1 के बीच में, क्योंकि -1 से 1 के बीच में पी टाउ भी नॉन 0 है, और -1 से 1 के बीच में एक्स टाउ भी नॉन 0 है, तो ये प्रोडक्ट केवल एग्जिस्ट करेगा, पहली बात, -1 से 1 के बीच में एक्स टाउ पी टाउ डी टाउ। आपको पहली बात ये समझ में आनी चाहिए थी कि इन दोनों सिग्नल का प्रोडक्ट जहां दोनों सिग्नल एग्जिस्ट करेंगे वहीं करेगा। तो -1 से 1 के बीच में दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, 1 से ज्यादा के लिए ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये 1 से 2 एग्जिस्ट भी करता, तो भी प्रोडक्ट 0, तो ये इंटीग्रेशन 0। और -1 से -3 में ये तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन -1 से -3 में ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो प्रोडक्ट 0। तो प्रोडक्ट एग्जिस्ट केवल कर रहा -1 से 1 के बीच में, वहीं पे इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करना है। अब देखो इस इंटीग्रेशन को मैं कितने सिंप्लीफाई तरीके से कर देता हूं। अब देखो -1 से 1 के बीच में अब आते हैं, देखो 0 से 1 के बीच में ये कांस्टेंट है एक्स टाउ, और 0 से 1 के बीच में ये भी कांस्टेंट है, तो अब इस इंटीग्रेशन को मैं तोड़ देता हूं, क्या 0 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में इंटीग्रेशन केवल एग्जिस्ट कर रहा है इस प्रोडक्ट का, और उसमें 0 से 1 के बीच में ये क्या है, एक्स टाउ की वैल्यू 2 है, एक्स टाउ इंटू पी टाउ करना है, तो 0 से 1 के बीच में एक्स टाउ क्या है, 2 है, और पी टाउ कितना है, 1/2 है, 1/2 डी टाउ, प्लस -1 से 0 के बीच में देख लेते हैं, -1 से 0 के बीच में एक लाइन है, और -1 से 0 के बीच में एक 1/2 है, तो पी टाउ तो 1/2 हो गया, ये क्या है, एक लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं, -1 से 0 के बीच में। इसका स्लोप कितना है बेटा, ये हाइट 2, ये विड्थ 1, पॉजिटिव स्लोप है, इंक्रीजिंग लाइन है, इसका स्लोप है 2, तो mx, x तो ये वाला ना, mx प्लस c, 2 टाउ प्लस टाउ इज इक्वल टू 0 पे एम्पलीट्यूड कितना है 2, तो इस लाइन का इक्वेशन 2 टाउ प्लस 2 है कि नहीं, और ये लाइन केवल एग्जिस्ट करती है -1 से 0 में।
तो यक्स टाउ एक लाइन है बिटवीन -1 to 0, और जिस लाइन का इक्वेशन क्या है, यक्स टाउ इज इक्वल टू कितना है, यक्स टाउ इज इक्वल टू 2 टाउ प्लस 2 बिटवीन -1 to 0, है कि नहीं। इस लाइन का स्लोप हाइट अपॉन विड्थ और पॉजिटिव स्लोप है 2 हो गया। तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ये y है और ये यक्स है, y इज इक्वल टू m इंटू यक्स, यक्स इज टाउ mx प्लस c क्या होता है, y एक्सिस से इंटरसेप्शन 2 है तो mx प्लस c, ये इक्वेशन हो गया। और ये इक्वेशन केवल एग्जिस्ट करता है -1 से 0 के बीच में। तो x टाउ 2 टाउ प्लस 2 के बराबर है बिटवीन -1 से 0, तो यहां आ जाएगा ना 2 टाउ प्लस 2 इंटू 1/2 डी टाउ। देखो यहां से क्या आ गया, अब ये टोटल समेशन हम परफॉर्म कर देते हैं, y ऑफ -1 की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 1/2, 1 हो गया, 0 से 1 के बीच में इंटीग्रेशन टाउ है ना 1 का, और 0 से 1 लिमिट रखे तो 1 आ गया। ठीक है, अब यहां देखो 1/2 है तो ये आ जाएगा -1 से 0, 2 कैंसिल, टाउ प्लस 1 डी टाउ, इसको इंटीग्रेट कर दो और लिमिट रख दो 1 प्लस टाउ का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टाउ स्क्वायर बाई 2 लिमिट -1 से 0 प्लस 1 का इंटीग्रेशन टाउ आ जाएगा -1 से 0। तो ये देखो 0 0 पे 0 -1 प्लस 1 आ जाएगा, तो ये प्लस 1 आ गया तो 1 प्लस 1 प्लस 0 रखोगे तो 0/2 0, -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा +1/2, तो ये आ गया बेटा 3/2, 3/2 आ गया y ऑफ -1 की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, और ये वैल्यू यहां रख दो 2 पाई इंटू 3/2, तो ये आपको आ जाएगा 3 पाई आपका आंसर, जो कि 9.42, क्योंकि 3.14 होता है पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली। तो इस आपके इंटीग्रेशन की वैल्यू जो आ गई 3 पाई, या 3 पाई तो भरोगे नहीं 9.42 भरोगे, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जब भी इस तरह का फोरियर ट्रांसफॉर्म में आए, या एफ ऑफ जे ओमेगा ई की पावर 2j ओमेगा 3j ओमेगा 3/2j ओमेगा डी ओमेगा, मतलब वो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म की किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे वैल्यू है। अब वो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म दो सिग्नल का कन्वोल्यूशन है, तो हम कन्वोल्यूशन फार्मूला लिख दिए, और कन्वोल्यूशन फार्मूले में t की जिस वैल्यू पे yt की वैल्यू निकालनी वो वैल्यू रख दिए। तो ये इंटीग्रेशन एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, और वो कांस्टेंट वैल्यू इंटीग्रेशन निकालने के लिए क्या होगा, इंटीग्रेशन हमेशा दो सिग्नल का प्रोडक्ट होगा कन्वोल्यूशन के अंदर। तो प्रोडक्ट कभी भी दो सिग्नल का कब एग्जिस्ट करेगा, जहां दोनों एग्जिस्ट करेंगे, जहां एक भी जीरो है सिग्नल वहां प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो सिंपल हमने देखा -1 से 1 के बीच में दोनों सिग्नल एग्जिस्ट करते हैं, दोनों नॉन जीरो हैं, तो ये इंटीग्रेशन केवल नॉन जीरो होगा -1 से 1 के बीच में, और उसको भी दो भाग में ब्रेक कर लिया, क्योंकि 0 से 1 के बीच में एक्स टाउ कुछ और था, -1 से 0 के बीच में कुछ और, ये तो -1 से 1 में हमेशा कांस्टेंट था। तो 0 से 1 में प्रोडक्ट ये आया, वो -1 से 0 के बीच में प्रोडक्ट ये आया, और उसको इंटीग्रेट कर दिया, एज सिंपल एज दैट। आप इन्हीं सब चीजों से भागते हो, पता है, ये फार्मूलाज को यूज करना, दो सिग्नल के प्रोडक्ट को यूज करना, दो सिग्नल का प्रोडक्ट एग्जिस्ट कहां कर रहा है हमेशा। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए बेटा, कभी भी है ना, कभी भी, ये 3 पाई इसका आंसर है, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना, जैसे बहुत सारा यहां पे फंक्शन हो y ऑफ जे ओमेगा, है ना, बहुत सारा फंक्शन हो यहाँ पे x ऑफ जे ओमेगा इनटू सैंपलिंग फंक्शन का स्क्वायर काइंड ऑफ थिंग, बहुत सारी चीजें हो, उसके बाद यहाँ पे लेट से 3/2 जे ओमेगा दे दिया, या e की पावर माइनस जे ओमेगा जैसे मैंने दिया था, e की पावर -1/2 जे ओमेगा, समझ जाना, और डी ओमेगा, तो क्या है y ऑफ जे ओमेगा e की पावर जे ओमेगा t की वैल्यू उन्होंने 3/2 रख दी है, t की वैल्यू -1 रख दी है, t की वैल्यू -1/2 रख दी है, समझ जाओ, है ना। इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ये होता है y ऑफ जे ओमेगा e की पावर जे ओमेगा t डी ओमेगा, और यहां बस 1/2 पाई होता है। तो yt में कुछ वैल्यू इन्होंने रख दी, इसीलिए यहां e की पावर जे ओमेगा t की वैल्यू रखने के बाद वो आ गया, t की वैल्यू 3/2 है, यहां प्लस e की पावर जे ओमेगा t होता है, तो t की वैल्यू 3/2 रखी है, t की वैल्यू -1 रखी है, t की वैल्यू -1/2 रखी है। तो आप समझ जाओ, इसके इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म को अगर मैं फाइंड आउट कर लूं किसके, y ऑफ जे ओमेगा के, और उसकी वैल्यू इस इंस्टेंट t इज इक्वल टू 3/2 पे निकाल लूं, तो मुझे सीधे सीधे इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आई बात। तो एक तो एरिया प्रॉपर्टी पढ़ते हो y ऑफ जीरो वाला, है ना, तो यहां उसी का थोड़ा नेक्स्ट लेवल आ गया। आप ये पढ़ते हो ना, आप ये पढ़ते हो -∞ एफ ऑफ जे ओमेगा डी ओमेगा क्या होता है 2 पाई इंटू एफ ऑफ जीरो, जहां पे एफ टी क्या है, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ जे ओमेगा है, उसकी एफ टी की वैल्यू t इज इक्वल टू 0 पे निकाल दें और 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें, तो एफ ऑफ जे ओमेगा का टोटल एरिया अंडर कर्व आ जाता है। ये एरिया प्रॉपर्टी पढ़ते हो। इसी को हम एक नेक्स्ट लेवल पे लेते गए, e की पावर जे ओमेगा यहां आ गया 3/2, तो यहां 3/2 आ गया, तो यही आ जाएगा 3/2। अगर यहां e की पावर जे 3/2 ओमेगा आ गया, है ना,
तो इसमें कुछ नहीं चेंज हुआ, एरी परपेट में 2 पाई एफ ऑफ 3/2 हो गया। तो ये बहुत काम की चीज है। और कन्वोल्यूशन करने आपको बेटा आना चाहिए। कन्वोल्यूशन और फोरियर ट्रांसफॉर्म को मिक्स करके यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम गेट, और इसको यूज करने आना चाहिए। कन्वोल्यूशन पे भी आपको कमांड होनी चाहिए, और कन्वोल्यूशन इंटीग्रेशन की किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे वैल्यू बतानी है तो उस टाइम इंस्टेंट टी की वैल्यू रखो, 2 टाउ के फॉर्म में 2 सिग्नल मिल जाएंगे, उन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करना, जहां दोनों एग्जिस्ट करेंगे वहीं इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करेगा, जहां एक भी 0 प्रोडक्ट 0 और इंटीग्रेशन 0। तो सिंपल 2 सिग्नल के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन इतना टफ नहीं है बेटा, उसको बताने के लिए भी मैंने ये क्वेश्चन किया था। ये सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच है, सबसे सिंपलेस्ट, क्योंकि मुझे कितना टाइम लगा ये सब मैं लिखने में कि ये 2 पाई वाई ऑफ -1, ये सब आप मन में कर सकते थे। वाई जो ओमेगा 2 सिग्नल का प्रोडक्ट है ना, तो यानी कि टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन हुआ होगा, एक्सटी कन्वोल्यूशन एसटी, और सैंपलिंग फंक्शन जैसे आया, ये सैंपलिंग फंक्शन है तो इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म रेक्ट फंक्शन होगा, वो मुझे पता है, मतलब रेक्ट और इस सिग्नल का कन्वोल्यूशन करना और कन्वोल्यूशन करके वाई ऑफ -1 निकालना है। तो मैं पूरा कन्वोल्यूशन फाइंड करूं क्या? कई लोग क्या करेंगे, इस सिग्नल का एक्सटी का और एसटी सिग्नल का जो कि रेक्ट था पूरा कन्वोल्यूशन निकाल देंगे yt, फिर उस सिग्नल में t इज इक्वल टू 1 पे कह देंगे वैल्यू, t इज इक्वल टू -1 पे। भैया मुझे केवल t इज इक्वल टू -1 की वैल्यू चाहिए, तो मैं पूरा इंटीग्रेशन सारे t के लिए क्यों निकालूंगा? मैं बेवकूफ हूं फिर तो। अगर कभी भी yt कन्वोल्यूशन है 2 सिग्नल का और yt की वैल्यू किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछ रहा है, तो पूरा yt निकालने की जरूरत नहीं है एट ऑल टाइम इंस्टेंट। सीधे कन्वोल्यूशन फार्मूला लिखो, t की वो वैल्यू रखो, ये टाउ के फॉर्म में पूरा ब्रेक हो जाएगा। टाउ के फॉर्म में 2 सिग्नल के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करना है, उन दोनों सिग्नल का प्रोडक्ट जहां जहां एग्जिस्ट करेगा वहां वहां इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करेगा, उस इंटीग्रेशन की एक वैल्यू आ जाएगी, फाइनाइट कांस्टेंट वैल्यू, वही आंसर हो जाएगा। क्यों पूरा yt निकालोगे भाई साहब? सबसे बड़ी कमी यही है, आपको लगता है पूरा yt निकालूंगा फिर उस yt का ग्राफ प्लॉट करूंगा फिर t इज इक्वल टू -1 पे निकालूंगा। कहां है भैया, बेवकूफ हो क्या? माथे पे लिखा है बेवकूफ, है ना? नहीं लिखा है ना। तो ये समझना जरूरी है, चीजों को सिंप्लीफाइड अप्रोच रखना जरूरी है। कन्वोल्यूशन फार्मूले से किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे वैल्यू निकालनी है तो उस टाइम इंस्टेंट को रख के सीधे इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालो, ना कि पूरा yt निकालो। समझ में आई बात? चलो अब अगले क्वेश्चन के साथ फिर मैं मिलूंगा जी स्कोर के एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, आपको एक चीजों को सिंप्लीफाइड कर दूंगा, है ना। मेरा मेन पर्पस यही रहता है पूरी जेनिक टीम का, चीजों को सिंप्लीफाई करना, क्योंकि उस 3 घंटे में आप बेस्ट अप्रोच के साथ हर क्वेश्चन पे जाइए, ताकि उस 3 घंटे का आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करिए और मैक्सिमम रिजल्ट और मैक्सिमम गेन लेके आइए। क्योंकि वहां कॉम्प्लेक्स मेथड लगाया तो पैनिक हो जाओगे, क्योंकि वहां घर की तरह आधे घंटे 1 घंटे नहीं है एक क्वेश्चन के लिए, वहां 5 मिनट है। तो इसलिए सिंप्लीफाइड अप्रोच डेवलप करो, जो आपके टूल्स हैं उनको यूटिलाइज करने की कोशिश करो और जुड़े रहो जेनिक के साथ। बहुत सारी बेहतरीन चीजें यहां मिलती रहेंगी और आप इंजॉय करते रहोगे। थैंक यू वेरी मच।